हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आपका ये लेक्चर रहने वाला है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रहने वाला क्लास है मेरे भाई। और मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं इस क्लास का, तो ये क्लास आपका एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, इन सभी का 2018 से लेकर के 2025 तक का सभी पॉलिटी के क्वेश्चंस है मेरे भाई। तो शानदार, जानदार, ईमानदार क्लास एकदम आपका। पहले उसका डिटेल्स मैं दे दूंगा, फिर आपको एमसीक्यू के रूप में आपको एकदम पूरी तरह से याद भी करवाने वाला हूं इस क्लास में मेरे भाई। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, ये आपका PYQ सीरीज है मेरे भाई, यहाँ मेंशन हमने कर दिया है 2018 से लेकर के 2025 तक। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर, लगभग सभी एसएससी के एग्ज़ाम का आपका एकदम इसमें PYQ और MCQ के फॉर्मेट में भी हम आपको लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हमने इसमें डाला है मेरे भाई MCQ के रूप में। थोड़ा सा क्लास लंबा होने जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी से फिर छूटने वाला भी नहीं है मेरे भाई। तो एक अनुरोध आपसे है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर ठीक लगे तो दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा मेरे भाई। चलिए, तो सबसे पहले इसका डिटेल्स थोड़ा जान लें। आर्टिकल 1 आपका क्या कहता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और क्षेत्र आर्टिकल ए में आपका वर्णन है। आर्टिकल 2 में आपका है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल 2 में आपका है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल 3 कहता है, आपका अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन। 2 देखिए बोला है कि नया राज्य बनाएंगे, और जब दूसरा में नया राज्य बन गया तो अनुच्छेद 3 कहता है कि अब नए राज्यों का क्षेत्र यानी बाउंड्रीज ये सब वगैरह फिट करेंगे, और उसके अंदर का जो भी परिवर्तन है वो सब करेंगे। आर्टिकल 5 आपका आ गया है, जो भी इम्पोर्टेंट है, सीरियली यहाँ नहीं डाला हूँ, जो भी महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन पिछले ईयर्स में बने हैं और बनने वाले हैं, उन सभी आर्टिकल को हमने इस वीडियो में डाल दिया है मेरे भाई, इस लेक्चर में। तो आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में वर्णन करता है आपका आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 के तरफ चलते हैं। आर्टिकल 6 आपसे कहता है एक निश्चित व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं, पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट कर चुके हैं। तो आर्टिकल 6 से रिलेटेड है मेरे भाई। आर्टिकल 10 आपका कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। आर्टिकल 10 आपका कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता आपका। आर्टिकल 11 है कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद, विनियमित मतलब कि रेगुलेटरीज है ना। आर्टिकल 12 कहता है डिफिनीशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 आपका है मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उसका अपमान करने वाले कानून। आर्टिकल 13 से रिलेटेड है मेरे भाई, आर्टिकल 13 से रिलेटेड है मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उसका अपमान करने वाला कानून। आर्टिकल 14 आपका कहता है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 आपका रिलेटेड है कानून के समक्ष समानता से, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 आपका रिलेटेड है धर्म, मूलवंश, जाति
लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, यानी कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करेगा तो धर्म, जाति 15 लाठी मारना है। बस याद रखने का एक ट्रिक है मेरे भाई, निमोनिक्स है। चलिए आपका अगला आ जाइए आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 आपका कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 रिलेटेड है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से मेरे भाई। आर्टिकल 17 आपका कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। 17 मतलब छुआछूत का खतरा, याद रखना है 17 मतलब छुआछूत का खतरा। आर्टिकल 18 आपसे कहता है उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 से उपाधि का अंत, 18 से उपाधि का अंत याद रखने के लिए मेरे भाई। आर्टिकल 19 कहता है सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी। आर्टिकल 19 में है कि गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स द 6 राइट्स, जो उनके 6 मौलिक अधिकार हैं सभी नागरिकों को उसकी आधार की गारंटी देता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 आपसे कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 आपसे कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 आपसे कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। आर्टिकल 21 कहता है मेरे भाई जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देंगे, आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 22 में आपका है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण आपका आर्टिकल 22 में ये लिखा गया है। अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 क्या कह रहा है कि मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध। मानव यातायात, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी मानव यातायात और जबरदस्ती कोई काम कराएगा उसके लिए आर्टिकल 23 खड़ा है, आपके अधिकारों को हनन करने से रोकता है मेरे भाई। आर्टिकल 24 आपका कहता है कि कारखानों और खानों में बच्चों जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है के रोजगार पर प्रतिबंध। वैसे बच्चे कारखानों यानी फैक्ट्री में और खानों में यानी माइंस में रोजगार, इनको नौकरी पे लगाना सख्त मना है, आर्टिकल 24 कहता है। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 25 में मेरे भाई। आर्टिकल 25 आपसे क्या कहता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 कहता है आपको अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 आपसे कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में वर्णन है मेरे भाई। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 27 में आपका वर्णित है। आर्टिकल 28 आपसे कहता है फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता, चाहे वो किसी धर्म के हो वो अपना धार्मिक शिक्षा में भाग ले सकते हैं, उनको फ्रीडम है। आर्टिकल 29 क्या कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, इसका वर्णन है आर्टिकल 29 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई,
VVI एकदम है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मोस्ट रिपीटेड है मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया है आपका, मोस्ट रिपीटेड। आर्टिकल 23 आपसे क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और अधिकार। चलिए, आर्टिकल 32 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के उपाय आपका आर्टिकल 32 में वर्णित है। अगला आपसे पूछा है आर्टिकल 39A। 39 में क्या है? तो समान न्याय, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता आपको प्रदान करी जाएगी। यह आर्टिकल 39 का ए कहता है मेरे भाई। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत का संगठन, इसका वर्णन आपका आर्टिकल 40 में है। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है मेरे भाई, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से बराबर क्वेश्चन आते रहता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 41 कहता है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार मेरे भाई। आर्टिकल 43 में वर्णन है आपका श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी इत्यादि का वर्णन है आर्टिकल 43 में। और आर्टिकल 43A में वर्णन है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A में आपका वर्णित है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता बोल रहा है तो नंबर भी समान ले लेंगे, 44 कर देंगे, काम खत्म आपका है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 45 कहता है मेरे भाई, थोड़ा इसमें भी ध्यान देंगे, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपको MCQ जब मैं कराऊंगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं और एग्जाम में बने हैं, कितने रिपीट हुए हैं। चलिए, ऐसे तो कोशिश किया हूँ, रिपीट वाला को कम कर दिया हूँ, फिर भी एक आध दो मिल जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिपीट होगा तो आपके माइंड में दोबारा जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। आर्टिकल 46 है मेरे भाई, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोलते हैं, और OBC के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आर्टिकल 46 कहता है। ये आपका आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आपका रिपीटेड है मेरे भाई, ये भी आपका रिपीटेड है। चलिए अगले आर्टिकल के तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल आपका है 49। आर्टिकल 49 क्या बोलता है? प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आर्टिकल 49 में बोलता है। आर्टिकल 50 आपका है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। आर्टिकल 51A कहता है मौलिक कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में वर्णन करता है आर्टिकल 51 का A। और आर्टिकल 52 क्या कहता है?
तो भारत के एक राष्ट्रपति, तो महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में बोला गया है आर्टिकल 52 में, लेकिन इसे हम याद करने के लिए रखेंगे आर्टिकल 52 यानी भारत के एक होंगे रावण, आर्टिकल 52, और वो रावण हमारे राष्ट्रपति जी हैं, बस याद करने के लिए है। चलिए आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 आपका है संघ की कार्यकारी शक्ति। आर्टिकल 53 है संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में वर्णित है। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 54 में वर्णित है राष्ट्रपति के इलेक्शंस के बारे में वर्णित है। आर्टिकल 61 क्या कहता है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। ये भी आपका रिपीटेड है मेरे भाई, ये भी आपका रिपीटेड बहुत ज़्यादा है। इम्पीचमेंट आपका आर्टिकल 61 से है फॉर प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल 63 आपका है भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है, ये भी आपका रिपीटेड है। आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 में क्या दिया गया है, उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होंगे, ये आर्टिकल आपका 64 कहता है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल आपका है आर्टिकल 66। अगला आर्टिकल आपका है आर्टिकल 66। 66 में है उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस के बारे में, उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 66 से रिलेटेड है। आर्टिकल 72 आपका कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। आर्टिकल 72 आपका कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। आर्टिकल 72 में है। आपको कमेंट में बताना है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल कितना में है। चलिए आर्टिकल 74, वैसे मैं आपको नीचे बता दूंगा, लेकिन तब तक आप कमेंट में बता दीजिए। आर्टिकल 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। 74 में वर्णित है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है। आर्टिकल 76 क्या कहता है, तो भारत के लिए महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में वर्णित है, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड है। आर जहां लिखेंगे मेरे भाई मतलब रिपीटेड हो जाएगा। आर्टिकल 79 ये भी बहुत ज्यादा आपका एसएससी एग्जाम में पूछा है। संसद का संविधान के बारे में पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। आर्टिकल 79 में वर्णित है। आर्टिकल 80 कहता है राज्यों की परिषद की संरचना, यानी राज्यसभा के बारे में वर्णन करता है आर्टिकल 80। आर्टिकल 81 क्या कहता है, लोकसभा की संरचना के बारे में ये वर्णन करता है आर्टिकल 81। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट 83 में आपका वर्णित है। आर्टिकल 93 आपका है लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में वर्णन करता है। द स्पीकर्स एंड ड्यूटी स्पीकर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में वर्णित करता है आर्टिकल 93। आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 आपका है संसद के सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार इत्यादि का वर्णन करता है आर्टिकल 105। आर्टिकल 109 में आपका वर्णित है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये आपका आर्टिकल 109 में वर्णित है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आपका है 110। आर्टिकल 110 में आपका क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई, एसएससी के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 लगभग 20 बार से ज्यादा पूछा गया है मेरे भाई। चलिए आर्टिकल 112 आपका वर्णित है वार्षिक वित्तीय बजट से। आर्टिकल 112 आपका वर्णित है वार्षिक वित्तीय बजट से, एनुअल फाइनेंशियल बजट से आपका वर्णित है 112। आर्टिकल 123 क्या कहता है
संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां, ये आपका आर्टिकल 123 कहता है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 कहता है। आर्टिकल 125 में आपका वर्णित है न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 125 में वर्णन है सैलरीज ऑफ जजेज। आर्टिकल 126 में आपका वर्णित है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये आपका आर्टिकल 126 में वर्णित है मेरे भाई। आर्टिकल 127, तो आर्टिकल 127 में आपका है अपॉइंट ऑफ एड हॉक जजेस, यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आपका आर्टिकल 127 में वर्णित है। आर्टिकल 128, आर्टिकल 128 आपका है उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, ये आर्टिकल 128 में आपका वर्णित है। उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129 में ये आपका वर्णित है। आर्टिकल 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कितने जजेज होंगे, ये आपका आर्टिकल 130 में ये बताया जाता है मेरे भाई। गर्मी बहुत है मेरे भाई, कृपया चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये सब करने में, पीडीएफ बनाने में, पूरा टाइप करने में, हिंदी इंग्लिश करने में, ये सब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और दूसरी चीज़ कि हम उतने बड़े लोग भी नहीं है मेरे भाई कि एसी के अंदर में काम करना है, बस पसीना पोंछना है, तैयारी करना है और भाइयों की तैयारी को भी एक नई दशा और दिशा देना है मेरे भाई। तो चैनल पे अगर कृपया नए हैं मेरे भाई, अगर आप हमारे जैसा ही मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि हमें हौसला मिले इस गर्मी में भी एक छोटा सा रूम में रहकर जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ ये सारा काम करते हैं मेरे भाई। ना ऊपर पंखा है, क्योंकि पंखा रहेगा तो पंखा का नॉइज इसमें अलग से चला जाएगा लेक्चर में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना पोंछ के पूरा टी शर्ट एकदम भीग गया है मेरे भाई। लेकिन फिर भी एक ज़िंदगी में अपना भी ख्वाब है, कुछ माँ पिता का भी ख्वाब है मेरे भाई, वो सब पूरा करने के लिए मैं आपके सामने बस उपस्थित हूँ और हमारे जैसे आप भाई बहनों की भी सेवा के लिए तत्पर हूँ मेरे भाई। और यहाँ एकदम जो पीडीएफ है एरर फ्री, आपको सारा मेहनत एक्यूरेट अच्छे ढंग से एकदम दिमाग लगा के मन लगा के सारा करता हूँ। तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को मेरे भाई, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस इतना सा ही आपसे अनुरोध है मेरे भाई। और चलिए आगे चलते हैं आर्टिकल 136 में। आर्टिकल 136 आपका कहता है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश। उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश के बारे में वर्णित है। आर्टिकल 148 बोलता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को बोलते हैं, 148 में आपका वर्णित है। देखिए मिल ना जाए तो यहाँ अंडरलाइन मैं कर दिया हूँ मेरे भाई। लगातार अंडरलाइन देखते देखते थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं। ऐसे तो सामने है मैं, लेकिन देखिए इस तरह से अल्टरनेट करके भी मैं आपको दिया हूँ। यहाँ अंडरलाइन नहीं किया हूँ, यहाँ किया हूँ, यहाँ नहीं किया हूँ, बस पता लगे थोड़ा सा। तो हर चीज़ एक एक चीज़ पर हमने इसमें काम किया है मेरे भाई। तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। आर्टिकल 149 आपका है सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां। जब 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हो गई तब तो उनका कर्तव्य और शक्तियां हैं। उसी के बस एक अनुच्छेद आगे आर्टिकल 149 में आपका आर्टिकल 153 क्या कहता है, राज्य के राज्यपाल के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 153 राज्य के राज्यपाल के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 154 आपका है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन करता है। एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में वर्णन करता है आर्टिकल 154।
आर्टिकल 161 क्या कहता है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 161 में है। ये चीज मैं अभी कुछ देर पहले आपसे पूछा था मेरे भाई। आर्टिकल 165 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ये सब मोस्ट रिपीटेड है मेरे भाई, मोस्ट रिपीटेड आपका एकदम है। चलिए, आर्टिकल 165 क्या कर रहा है? राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आर्टिकल 165 में वर्णित है। आर्टिकल 175 में आपका वर्णित है सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। ये आपका आर्टिकल 175 में वर्णित है। आर्टिकल 175 में वर्णित है। आर्टिकल 194 क्या कहता है? विधानमंडलों के सदनों और सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार इत्यादि का वर्णन है आर्टिकल 194 में। आर्टिकल 200 आपका है विधेयकों को स्वीकृति यानी गवर्नर के थ्रू, असेंट टू बिल्स आर्टिकल 200 में बोलता है विधेयक जो है उनकी एग्रीमेंट होती है, स्वीकृति मिल जाती है गवर्नर के थ्रू मेरे भाई। अगला आपका है आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 क्या कहता है? अध्यादेश। आर्टिकल 213 कहता है अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्तियां। आर्टिकल 213 कहता है अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्तियां। आर्टिकल 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। यह आपका आर्टिकल 214 में वर्णित है। आर्टिकल 215 क्या कहता है? उच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत बने। आर्टिकल 215 कहता है कि उच्च न्यायालय जो है रिकॉर्ड की अदालत बने। आर्टिकल 226 में आपका वर्णित है कतिपय रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति, यानी रिट जारी करने की उच्च न्यायालय के पास जो सर्टेन पावर होना चाहिए, आर्टिकल आपका 226 में वर्णित है मेरे भाई। आर्टिकल 223 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णित है। आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा के बारे में वर्णित है। आर्टिकल 243 ए ये ग्राम सभा के बारे में वर्णित है। आर्टिकल 243 बी आपका पंचायतों के गठन के बारे में वर्णित है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, और आने का बहुत ज्यादा संभावना है। आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 266 क्या कहता है? समेकित निधि और लोक लेखा निधि के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 266। आर्टिकल 267 भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 267। आर्टिकल 280 आपका है फाइनेंस कमीशन के बारे में वर्णन करता है। वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में 280 वर्णित करता है। आर्टिकल 300 ए आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है। आर्टिकल 300 ए आपका संपत्ति का अधिकार का संरक्षण देता है। आर्टिकल 301 आपका है व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स, व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता आर्टिकल 301 में आपका वर्णित करता है मेरे भाई। आर्टिकल 302 में चलते हैं। आर्टिकल 302 क्या है कि व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। अगर बहुत ज्यादा आप गलत तरीके से, इलीगल तरीके से बिजनेस कर लिए हैं, व्यापार कर लिए हैं, वाणिज्य में हैं, संभोग कर चुके हैं, तो ये सब पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति आर्टिकल 302 में वर्णित है। आर्टिकल 323 ए क्या कहता है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 223 ए में आपका वर्णित है। आर्टिकल 223 बोल दिए क्या? 323 है। 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का वर्णन है। आर्टिकल 324 क्या बोलता है? चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। यह आर्टिकल 324 में वर्णित है, जो कि अब बिल्कुल पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। कोई चुनाव आयोग का चुनाव निर्देशन और चुनाव के अधीक्षण, नियंत्रण रह नहीं गया है मेरे भाई। 324 इसमें वर्णित है। आर्टिकल 325 में बोला है किसी भी व्यक्ति को
धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होना या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा। यह आर्टिकल 325 कहता है, लेकिन अभी के समय SIR करके नाम काट दिया जाता है और भारत का ही नागरिक को पाकिस्तानी बता दिया जाता है, CJP को जैसे बताया गया। चलिए, आर्टिकल 325 में आपका कहता है ये धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने और उसको अपात्र नहीं करना है। आर्टिकल 325 बोलता है। आर्टिकल 326 क्या है? लोगों के सदन और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। लोगों के सदन और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। आर्टिकल 326 कहता है, अब कहाँ बच चुका है वयस्क मताधिकार मेरे भाई, जरा बताएंगे। जहां वोट चोरी की कहानी होती है, वयस्क मताधिकार बच कहाँ जा रहा है? बस किसी तरह से इलेक्शन जीत जाना है और विद्यार्थियों की, लोगों की बातों को बिल्कुल नजरअंदाज करना है। ये आज हाल हो चुका है हमारे महान भारत का। चलिए, आर्टिकल 338 संघ की आधिकारिक भाषाएं के बारे में वर्णन है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन, संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में वर्णन है आर्टिकल 338 में। आर्टिकल 345 कहता है किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं या भाषाएं, रिपीट हो गया है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेज ऑफ स्टेट, मतलब किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं या भाषाएं राज्य की आधिकारिक जो है वो 345 में दिया गया है। आर्टिकल 348 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, इसका वर्णन आर्टिकल 348 में दिया गया है। आर्टिकल 351 क्या कहता है? हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश। आर्टिकल 351 में वर्णित है हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश। आर्टिकल 352 में आपका है आपातकाल की उद्घोषणा, जिसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। और ये भी हिंदी भाषाओं के विकास का निर्देश, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और 352 तो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। आपका आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन के बारे में, ये प्रेसिडेंट रूल, राज्य आपातकाल, इसके लिए ये काम करता है आर्टिकल 356। और एक है आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में वर्णित करता है। ये 4-4 साल का जो गैप हो रहा है, बस इसको याद रख लीजिएगा, आपका काम खत्म है मेरे भाई। और ये सब आपका मोस्ट रिपीटेड आपका क्वेश्चंस है। आर्टिकल 361 क्या कहता है? राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। आर्टिकल 361 में वर्णित है राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, आपका आर्टिकल 361 में वर्णित है। अगला आपसे पूछा आर्टिकल 368 में आपका है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां का वर्णन आर्टिकल 368 में वर्णित है। आर्टिकल 343 राज्य भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होगा, ये आपका आर्टिकल 343 में वर्णित है। थोड़ा इसको यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ पे 338 के बाद सेकंड नंबर पे ऊपर से, लेकिन लास्ट में बच गया था मेरे भाई, उसको भी हमने इसमें मेंशन कर दिया है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका इस तरह से जितने भी देखे आपका डिटेल्स था। और चलिए अब चलते हैं T20 PYQ क्वेश्चन सेशन रैपिड फायर हम लोग करते हैं 2018 से 2025 तक का। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने करा रहा हूं। पूरे 100 क्वेश्चन लगभग रहेंगे मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न MCQ वाला जो है, PYQ और MCQ। पहला क्वेश्चन पूछा था भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 42, आर्टिकल 60, आर्टिकल 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर था मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है
यहाँ आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया, जिसमें आप सहज महसूस करें आप उसे देख लीजिएगा मेरे भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 40, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ भी डी होना चाहिए, क्या लिख दिए हैं मेरे भाई, यहाँ ए लिखा गया है, इसको थोड़ा डी कर देते हैं, देख लीजिएगा फ्लो में बह जाते हैं, थोड़ा स्टूडेंट है समझिए बात मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 43B को भारत के संविधान में खाली स्थान के रूप में सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद 243B को भारत के संविधान में किस चीज के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सम्मिलित किया गया था 43B। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के आवेदन के बारे में बताता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के आवेदन के बारे में बताता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 37, आर्टिकल 37। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 108। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? ये आपका आर्टिकल आपका वर्णित है 20 में, आर्टिकल 20 में आपका वर्णित है मेरे भाई कि एक अपराध के लिए एक मुकदमा ही चलाया जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 80 बोल रहा है किस निकाय के बारे में बात करता है? तो ये वित्त आयोग के बारे में बात करता है, फिनांस कमीशन के बारे में बात करता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 23, शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। कौन सा आर्टिकल है जो एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताए थे अभी कुछ देर पहले कि एक समान नागरिक संहिता बोला है मतलब समान नागरिक समान जॉब, तो अंक भी कर लेंगे, जॉब बराबर समान कर लेंगे, यानी 44। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40, यानी ए आपका सही आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। भाग 4 आर्टिकल कितना से कितना रिलेटेड है? तो ये आपका 168 से 212 तक रिलेटेड है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है 12 नंबर,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 23 और 24 के बारे में बोला है, तो ये आपका है शोषण के खिलाफ अधिकार से रिलेटेड है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 हो जाएगा मेरे भाई। ये धर्म के मामलों में और अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 26 सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा आर्टिकल 21 देता है मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या बोला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ये आपका धन विधेयक 110 में दिया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं मेरे भाई, एक बार दो बार करके इतना बार देखना है कि सारा आपको याद कर लेना है मेरे भाई। एकदम रैपिड फायर है, कोई ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। आप इसे 2x स्पीड पे बिल्कुल आसानी से और अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में आप इसे रिपीट बहुत बार कर सकते हैं मेरे भाई। इतना बार कि याद हो जाए, और जब पॉलिटी का क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आ जाए तो उसकी नस नाड़ी में छेद कर दे, एकदम छोड़ना नहीं है, चाहे किसी भी एग्जाम्स में आ जाए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमने आपको बताया था आर्टिकल 19 में मेरे भाई। आर्टिकल 19 में मैंने आपको बताया था भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है आर्टिकल 19। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार खाली स्थान से आच्छादित है। किससे आच्छादित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 आपका स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किसके बारे में वर्णित है? अनुच्छेद 51 बोला है किसके बारे में वर्णित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसके बारे में वर्णित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा करी गई है? संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा करी गई है, कौन सा अध्याय में किया गया है? तो ये आपका अध्याय 2 में किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वार्षिक वित्तीय विवरण मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा आपका प्रदान करता है अनुच्छेद 21 मेरे भाई। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा
धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, देखिए रिपीट हुआ है तो एक दो कुछ रिपीट भी हो गया है। तो धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता का प्रबंधन आपका कौन करता है? आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 आपका करता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 149, ऑप्शन 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, आर्टिकल 149 ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद यानी इमरजेंसी, आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है तो ये हो जाएगा आर्टिकल 352 मेरे भाई, इमरजेंसी के बारे में बताता है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा पूरा पसीना हो गया है, थोड़ा साफ कर लेते हैं मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो ये आपका आर्टिकल 246 में वर्णित है मेरे भाई, आर्टिकल 246 में वर्णित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो ये आपका है संवैधानिक उपचार का अधिकार से रिलेटेड है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रदान करता है आर्टिकल 360, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद कौन सा है जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से रिलेटेड है तो यह आपका हो जाएगा आर्टिकल 26 मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आर्टिकल 20 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 20 बोल दिए, 26। आर्टिकल 29 बोला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? तो 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करना या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 57 कहता है, थोड़ा बड़ा था तो इसमें ऑप्शन हटा दिए मेरे भाई, ये दे दिए हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अनुच्छेद 343 का 3 में इसका वर्णित है। अनुच्छेद 343 के 3 में इसका वर्णन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आर्टिकल 31, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती है। मतलब कितना एक फिक्स किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 और ये अनुच्छेद 80 में वर्णित भी है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है। ये कौन सा क्या है अनुच्छेद घोषित करता है? तो आपका हो जाएगा इसमें, इसका राइट आंसर मेरे भाई 13, अनुच्छेद 13 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 13। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन 33 क्या बोला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 आपका किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीने का अधिकार, जीने का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 44, मैंने आपको बताया था समान नागरिक बोलेगा मेरे भाई तो नंबर भी इक्वल वाला खोज लेना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? किस वर्ष अपनाया था? हटाया तो सबको याद है, लेकिन अपनाया कब था मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1949। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर में जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको हटाया कब गया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 153, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? ये आपका आर्टिकल 38 में वर्णित है मेरे भाई, आर्टिकल 38 में आपका वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 मैंने आपको कराया है। 52 मतलब एक रावण होंगे। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बस याद करने के लिए बोल सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए ऐसा बड़ अशोभनीय है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए बस हम लोग बोल रहे हैं मेरे भाई। चलिए, ऐसा नहीं कि कल के डेट में एक थोड़ा सा वीडियो कट करके 30 सेकंड का डाल दीजिए कि देखिए ये देशद्रोही है और भारत के राष्ट्रपति को रावण बता रहा है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी हमारे भरे पड़े हैं भारत में, क्योंकि भारत महान है और लोग बेईमान हैं, फिर भी हम लोग अनजान हैं और हम लोग ईमानदार अपने मेहनत पे लगे हैं खाने लाने की कोशिश में, लेकिन बेईमान लोग हम लाने के कोशिश में हैं और वो खींच ले जाने की कोशिश में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? तो इसमें आर्टिकल आपका हो जाएगा मेरे भाई 320, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 मेरे भाई आपको हमने बताया था
देखिए किस तरह से भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा है, रिपीट भी किया है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो हमने निकालने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ कुछ रह गया है मेरे भाई। तो इसे आप ऐसा याद करना है कि भूलना मना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी? देवनागरी लिपि में हिंदी जो है संघ की भाषा होगी। ये आपका आर्टिकल 343 का 1 कहता है मेरे भाई कि देवनागरी लिपि जो है हिंदी संघ की राजभाषा होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? अनुच्छेद 76 के तहत कौन सा एक संवैधानिक पद है? तो ये आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाता है, यानी इम्पीचमेंट। ये आर्टिकल आपका किससे रिलेटेड है मेरे भाई? आपको बताना है, हमने आपको बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से कि आर्टिकल 61 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो ये राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति मैंने आपको बताया है, ये आर्टिकल हो जाएगा मेरे भाई 72। ये आर्टिकल हो जाएगा 72। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? संपत्ति के अधिकार का प्रॉपर्टी ऑफ मेंशन्ड है, राइट प्रॉपर्टी ऑफ मेंशन्ड है आपका संपत्ति के अधिकार। ये आपका आर्टिकल 300 ए में वर्णित है मेरे भाई। आर्टिकल 300 का ए में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? जवाबदेह नहीं होंगे। क्या कहता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। मतलब अदालत इनसे सवाल जवाब कर सकता है अगर कुछ गलत करेंगे। तो ये आर्टिकल आपका किसमें वर्णित है? तो ये आर्टिकल 361 में वर्णित है मेरे भाई। 361 में इन सब के प्रति जवाबदेह देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या फिर राज्य प्रमुख को मेरे भाई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है 47 का। चलिए 48, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है डिटेल्स वाला में मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 92 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध विवरण देता है? धर्म जाति करेगा 15 लाठी मारेंगे, मैं आपको बताया था मेरे भाई। धर्म जाति करेगा 15 लाठी मारेंगे। अनुच्छेद 15 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे बोला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है?
नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ये आपका आर्टिकल 12 में या 10 में, ये आपका आर्टिकल 12 नहीं 10 में ही वर्णित है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि की सुरक्षा का प्रावधान करता है, ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 20 है मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपका पूछा है, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन किया था? 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत केरल में शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356 के आधार पर भारत में शासन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह परिकल्पना की गई है कि कोई व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो? ये आपका आर्टिकल किस में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अनुच्छेद 84, आर्टिकल 84 में यह वर्णित है। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? यानी राष्ट्रपति के ऑथ और एफर्मेशन से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 60 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें शामिल है धर्म जाति करेगा 15 लाठी मारेंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल याद हो गया होगा। और 44 वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 आपको याद हो गया होगा। चलिए क्योंकि इतना ज़्यादा रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, ये आपका कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154 से रिलेटेड है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है? मतलब सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में सर्वोच्च न्यायालय रहेगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आर्टिकल 129। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है तो ये हो जाएगा आर्टिकल 52 से 78। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला है कि किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये किसने कहा है मेरे भाई? बहुत शानदार और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका BR अम्बेडकर साहब ने कहा है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 60, संविधान का
कौन सा अनुच्छेद में संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 368। आर्टिकल 368 आपका हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया से रिलेटेड है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के संविधान का कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अनुच्छेद 22 आपका गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट महाभियोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। ये भी आपको याद हो गया होगा मेरे भाई। अनुच्छेद 61 आपका राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अनुच्छेद 226 में इसका वर्णन है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 का ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका 66 है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा है संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है? संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 यानी 368। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 हो जाएगा ऑप्शन यहाँ 3 लिखा है, 3 नहीं मतलब डी नंबर में ये है आपका 4 नंबर में। चलिए 143 आपका हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की आपको गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के उन अनुच्छेदों में से एक है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148 में रिलेटेड है, इनसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से रिलेटेड है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 244 का एक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आर्टिकल 244 का एक में वर्णित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में निरस्त किया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो हर कोई जान रहा है, कश्मीर से रिलेटेड है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कब निरस्त किया गया था? आप जरा हमें कमेंट सेक्शन में मेरे भाई डेट जरूर बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का गठन भारत के संविधान में अनुच्छेद कितना को सम्मिलित करके किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का गठन संविधान के अनुच्छेद कौन सा सम्मिलित करके किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 338 का, बी को सम्मिलित करके किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं? विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 347, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे क्या पूछा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आपका अनुच्छेद 63 में कहा गया है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 123 मेरे भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, तो इसी से रिलेटेड है, आपको बताना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ये आपका 279 का ए में वर्णित है, आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A खाली स्थान का अधिकार प्रदान करता है। 21A अनुच्छेद जो है किसका अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, एडुकेशन, राइट टू एडुकेशन का प्रदान करता है, आपको शिक्षा का प्रदान करता है अधिकार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 161 मेरे भाई। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा डॉट है मेरे भाई, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। 213 है, क्या है, 161 यहाँ आ रहा है, तो देख लीजिएगा थोड़ा इसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक जो है राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 109 में, यानी बी ऑप्शन सही इसका आंसर है, अनुच्छेद 109 में वर्णित है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में
से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है। ये आपका आर्टिकल हो जाएगा 98। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 198 मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? 1976 का 40वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद पे लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अनुच्छेद 297। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, और जैसे मेहनत कोई भी करेगा अपने मंजिल की तरफ बढ़ता जाएगा मेरे भाई। जैसे मैं आपको 100 के करीब आता हुआ दिख रहा हूं, वैसे ही लगातार मेहनत करने के बाद आप अपनी मंजिल के करीब भी जाते हुए दिखेंगे। बस ईमानदारी से करना है और आगे बढ़ना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा आर्टिकल 24। आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 83, क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 से 22। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है मेरे भाई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कितना वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को किसी कारखाने में काम करने के लिए या नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से नीचे वाले बच्चे को यहाँ काम करने के लिए क्या है, मना किया जाता है मेरे भाई, कि कारखाने और फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन 85 बोला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 10 में मेरे भाई। आर्टिकल 10 में इसका उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? तो दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा का प्रदान करता है, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आर्टिकल 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला है, इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या है? मतलब किसके, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट वेयर प्रेजेंट ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब किसके कार्यान्वयन के अनुसार? तो 395 का जो लेख था, 359 का जो लेख था, उसके अनुसार यहाँ मौजूद कुल संख्या आपको दिया गया है। चलिए 395। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो 16, आर्टिकल 16 मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 16 बताया था समान जॉब से रिलेटेड है मेरे भाई। थोड़ा सा पसीना पूछ लेते हैं मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला है,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 263 में दिया गया है मेरे भाई, आर्टिकल 263 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आपका है आर्टिकल आपका है मेरे भाई 155। आर्टिकल 155 आपका रिलेटेड है राज्यपाल की नियुक्ति से। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? उपाधि का अंत करता है 18 उपाधि का अंत मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 18 उपाधि का अंत करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? ये आर्टिकल आपका कहता है 50 मेरे भाई, आर्टिकल 50 कहता है कि ये कदम उठाएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कदम आर्टिकल 50 उठाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है? तो ये आपका आर्टिकल 23 है मेरे भाई, जो शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो ये आपका है पंचायत से संबंधित है मेरे भाई, ये आपका पंचायत से, कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स यानी पंचायत से रिलेटेड है 243। तो चलिए वीडियो कैसा लगा मेरे भाई? आप इस क्लास को अगर पूरा 2 बार 3 बार आप देखते हैं मेरे भाई, पूरा 18 से 2025 तक का, और कुछ क्वेश्चन था लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीटेड जो हुआ था उसकी वजह से क्वेश्चन की संख्या की कमी हुई है मेरे भाई। लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप इसे इतना बार रिवीजन करें मेरे भाई कि ये आपको याद हो जाए। और यहाँ से प्री में आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको बनता है मेरे भाई, और फिर मेंस में भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। और 3 से 4 क्वेश्चन क्या, अगर आपका स्टेटमेंट बेस्ड रहे, स्टेटमेंट बेस्ड अगर रहता है मेरे भाई, तो समझिए कि इससे 5 से 7-8 क्वेश्चन तक चला जाता है मेरे भाई। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा गहन विचार कीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चाहें तो देख सकते हैं, उसके बाद आप इसे पूरी तरह से आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये हाथ जोड़कर गुजारिश आपसे है मेरे भाई। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर आप कमेंट कीजिएगा आपको किस चीज़ का चाहिए, वैसे मैं आपको आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले क्लास में मेरे भाई, धन्यवाद।